नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड न्यूज नेटवर्क में। आइए जानते हैं झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। हेमंत सरकार का तोहफा, राज्य कर्मियों की स्वास्थ्य बीमा योजना कैबिनेट से मंजूर, विधायक भी होंगे कवर। झारखंड सरकार की कैबिनेट ने मंगलवार को राज्य कर्मियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा मध्य विद्यालय में कंप्यूटर शिक्षा और दुमका में नियमित उड़ान सेवा के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से समझौते के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। विभागों में रखे जाने वाले प्रोफेशनल जो विशेष सचिव के स्तर पर होते थे, उनका पद समाप्त कर दिया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 18 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट की बैठक की जानकारी देते हुए प्रधान सचिव वंदना डाडेल ने बताया कि राज्य में कार्यरत सेवानिवृत्त कर्मियों पदाधिकारियों को स्वास्थ्य बीमा योजना का प्रस्ताव 31/7/2023 को पारित हुआ था। राज्य कर्मियों ने इसके लिए आवेदन दिया था, लेकिन कई त्रुटियां रह गई थी, जिन्हें संशोधन किया गया है। इसके तहत 5 लाख रुपए के प्रतिवर्ष इलाज के खर्च की सीमा रखी गई है। अब इस योजना के तहत राज्य के विधानसभा में वर्तमान सदस्य, राज्य के सभी सेवाओं के कर्मी भी शामिल किए गए हैं। वहीं सेवानिवृत्त कर्मी, पूर्व विधायक, अखिल भारतीय सेवाओं के इच्छुक सेवारत व सेवानिवृत्त कर्मी, राज्य सरकार के विभिन्न बोर्ड निगमों के कर्मी, राज्य के विश्वविद्यालय में उनके अंतर्गत अंगीभूत कॉलेज में कार्यरत सेवानिवृत्त कर्मी शामिल होंगे। जेएसएससी सीजीएल पर आज की सुनवाई पूरी, जाने क्या हुआ झारखंड हाईकोर्ट में। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा पर झारखंड हाईकोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। सरकार की ओर से झारखंड के महाधिवक्ता राजीव रंजन हाईकोर्ट में उपस्थित हुए। उन्होंने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि सीआईडी शिकायतों की जांच कर रही है। परीक्षार्थियों और अन्य शिकायतकर्ताओं ने जो प्रमाण दिए हैं, सीआईडी की टीम उसे जांच के लिए फॉरेंसिक साइंस लैब भेज चुका है। जाँच रिपोर्ट आने में अभी समय लगेगा, इसलिए 4 सप्ताह का समय दिया जाए। झारखंड सरकार के वकील का पक्ष सुनने के बाद जज ने मामले की सुनवाई 26 मार्च तक स्थगित कर दी। अगली सुनवाई 26 मार्च को होगी। चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने प्रकाश कुमार व अन्य की याचिका पर सुनवाई की। झारखंड सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से संजय पिपरवार ने अपना पक्ष रखा। जब तक मामले की सुनवाई पूरी नहीं हो जाती, तब तक परीक्षा के परिणाम पर रोक जारी रहेगी। 17 दिसंबर 2024 को हुई पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने परीक्षा परिणाम जारी करने पर रोक लगा दी थी। पीएमएलए कोर्ट के बाद अब झारखंड सरकार से भी पूजा सिंघल को मिली बड़ी राहत। झारखंड की तेज तर्रार आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को कोर्ट के बाद अब झारखंड सरकार से भी बड़ी राहत मिली है। पीएमएलए कोर्ट से जमानत मिलने के बाद झारखंड सरकार ने भी उन्हें निलंबन से मुक्त करा दिया है। भारतीय प्रशासनिक सेवा अफसर पूजा सिंघल को निलंबन मुक्त किए जाने की अधिसूचना कर्मचारी प्रशासनिक सुधार विभाग ने जारी की है। उन्हें 7 दिसंबर 2024 के प्रभाव से निलंबन मुक्त किया गया है। 7 दिसंबर 2024 को ही पीएमएलए कोर्ट ने उन्हें जमानत पर रिहा किया था। निलंबन समीक्षा समिति ने उनके निलंबन पर विचार किया और पूजा सिंघल को निलंबन मुक्त करने की अनुशंसा की। इसके आलोक में पूजा सिंघल को निलंबन मुक्त कर दिया गया। उनके निलंबन अवधि की विनियमन के संबंध में अलग से निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल पूजा सिंघल कार्मिक प्रशासनिक सुधार विभाग में योगदान देंगी। पूजा सिंघल को ईडी ने पीएमएलए 2002 की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया था। उसके बाद उन्हें 12 मई 2022 को निलंबित कर दिया गया था। इस तरह पूजा सिंघल करीब 2 साल 8 महीने तक निलंबित रहीं। वह भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2000 बैच की अधिकारी हैं। फिलहाल झारखंड में सचिव रैंक की अफसर हैं। पूजा सिंघल को आय से अधिक संपत्ति के मामले में गिरफ्तार किया गया था। उनके पति अभिषेक झा के सीए सुमन कुमार के ठिकाने से करीब 20 करोड़ रुपए से अधिक नकद बरामद हुए थे। बेरमो के ऊपर घाट में मुठभेड़, 2 नक्सलियों के मारे जाने की सूचना, 2 पुलिसकर्मी घायल। बोकारो जिले के बेरमो अनुमंडल में पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों के साथ नक्सलियों की बुधवार को मुठभेड़ हो गई। इनमें से 2 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। मुठभेड़ में 2 पुलिसकर्मी की घायल होने की सूचना मिली है। मुठभेड़ बेरमो अनुमंडल के ऊपर घाट में हुई है। बेरमो अनुमंडल के नक्सल प्रभावित पैंक नारायणपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ऊपर घाट के बंसी एवं जरवा के जंगल में पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों की प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादियों के नक्सलियों के साथ बुधवार अहले सुबह मुठभेड़ हो गई। समाचार लिखे जाने तक मुठभेड़ जारी था। मुठभेड़ में 1 महिला और 1 पुलिस नक्सली मारे जाने की सूचना मिली है। मुठभेड़ में ढेर महिला नक्सली मंगलवार को चंद्रपुरा से पकड़े गए 15 लाख के इनामी हार्डकोर नक्सली रणविजय महतो की पत्नी बताई जा रही है। बोकारो एसपी को सूचना मिली थी कि रणविजय महतो की गिरफ्तारी के बाद 6 नक्सलियों का सशस्त्र दस्ता ऊपर घाट के जलवा एवं बंसी के जंगल में मौजूद है। सूचना
सूचना के आधार पर पुलिस एवं सीआरपीएफ के जवानों के साथ बोकारो एसपी ने उक्त एरिया की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन चलाया। सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों को देखकर नक्सलियों ने उनको निशाना बनाकर फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने भी मोर्चा संभाल लिया और देखते ही देखते दोनों ओर से जमकर गोलीबारी शुरू हो गई। मुठभेड़ में एक महिला नक्सली सहित 2 नक्सलियों के मारे जाने की एवं 2 पुलिस कर्मियों के घायल होने की सूचना है। समाचार लिखे जाने तक दोनों ओर से मुठभेड़ जारी था। पुलिस ने चारों ओर से नक्सलियों को जंगल में घेर रखा है। नदी में मिला युवक का शव, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। सरायकेला खरसावां जिले के सरायकेला में खरगई नदी के नया पुलिया के समीप एक 24 वर्षीय युवक का शव बरामद हुआ है। उत्तर मोहंती की डूबने से मौत हुई है। हालांकि परिजनों का आरोप है कि उसकी हत्या की गई है। घटना बुधवार की सुबह की बताई जा रही है। नदी किनारे गए कुछ लोगों ने नदी में शव को देखा और इसकी सूचना सरायकेला थाना को दी। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पानी से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए सरायकेला सदर अस्पताल भेज दिया। युवक के चाचा राजू महंती ने आरोप लगाया है कि युवक की हत्या करके उसे नदी में फेंक दिया गया है। कहा कि युवक के पैर की उंगली छिली हुई है, छाती, पीठ और कमर पे भी छिलने के निशान है। इससे साफ प्रतीत होता है कि पहले उसकी हत्या की गई है, उसके बाद उसे घसीटकर नदी में फेंका गया है। उधर थाना प्रभारी सतीश वर्णमाल ने कहा कि प्रथम दृष्टता डूबने से मौत प्रतीत हो रहा है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने पर ही मौत के असली कारणों का पता चल पाएगा। फिलहाल पुलिस दोनों बिंदुओं पर जांच कर रही है। मृतक उत्तर मोहंती कोलाबाड़िया का रहने वाला था। वह अपने माता पिता के साथ सरायकेला में किराए की दुकान पे ठेला लगाकर चाउमीन का दुकान लगाता था। युवक की मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। माता पिता ने पढ़ने के लिए डांटा तो कॉलेज छात्रा एनी अनुष्का ने धुरवा डैम में कूदकर दे दी जान। झारखंड की राजधानी रांची के नगड़ी थाना क्षेत्र के धुरवा डैम में पुलिस ने कॉलेज की एक छात्रा का शव बरामद किया है। मृतका की पहचान हटिया निवासी एनी अनुष्का के रूप में हुई है। नगड़ी पुलिस के अनुसार परिजनों ने कहा कि एनी अनुष्का का पढ़ने में मन नहीं लगता था, इसके लिए परिजनों ने उसे डांट लगाई थी। इसी बात से गुस्सा होकर घर से वह 16 जनवरी को चली गई थी। अनुष्का के एक रिश्तेदार ने बताया कि 2 दिन पूर्व उसके कॉलेज का बैग धुरवा डैम से बरामद हुआ था। शव बरामद करने के बाद नगड़ी पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को रिम्स भेज दिया। पुलिस ने कहा कि मंगलवार की सुबह टहलने वाले स्थानीय लोगों की नजर धुरवा डैम में शव पर पड़ी। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने गोताखोरों की मदद से शव को डैम से बाहर निकलवाया। युवती का शव मिलने की खबर पाकर एनी अनुष्का के परिजन भी धुरवा डैम पहुंचे। उन्होंने उसकी शिनाख्त 17 वर्षीय एनी अनुष्का के रूप में की। इससे पहले एनी के परिजनों ने उसके गायब होने की सूचना जगन्नाथपुर पुलिस को 16 जनवरी को लिखित रूप में दी थी। पुलिस ने कहा कि पोस्टमार्टम व जांच के बाद सही तथ्य सामने आएगा। जमशेदपुर के विशाल टूसू मेले में उमड़ा जन सैलाब। आकर्षक टूसू, चौड़ाल और बूढ़ी गाड़ी नाच ने मोहा मन। झारखंड वासी एकता मंच की ओर से मंगलवार को बिष्टुपुर के गोपाल मैदान में विशाल टूसू मेले का आयोजन किया गया। इसमें न केवल राज्य के सांस्कृतिक और पारंपरिक गीत नृत्य की प्रस्तुति हुई, बल्कि दूर दराज और पड़ोसी राज्य उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से आए आकर्षक टूसू, चौड़ाल और बूढ़ी गाड़ी नाच का प्रदर्शन किया गया। अपनी कला से लोगों को रूबरू कराया गया। आयोजन स्थल गोपाल मैदान में पैर रखने की जगह नहीं थी। बेहतर प्रस्तुत करने वाले को नगद पुरस्कार प्रदान किया गया। मेले में आने वाली सभी प्रतिमा और चौड़ाल के लिए 57 पुरस्कार दिया गया। पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि लोह नगरी की यह धरती शहादत की धरती है। झारखंड की संस्कृति और सभ्यता को बचाने के लिए ही टूसू मनाते हैं। मंच के मुख्य संयोजक आस्तिक महतो ने टूसू प्रतिमा और चौड़ाल का इतिहास लोगों के समक्ष रखते हुए कहा कि इस राज्य की संस्कृति ही लोगों के लिए आकर्षण है। उन्होंने लोगों से एक रहने व नशे से दूर रहने की अपील की। झारखंड के सिंदरी में बीआईटी के बाद अब आईआईटी आईएसएम शुरू हुआ सर्वेक्षण। झारखंड के धनबाद जिले के सिंदरी के लिए खुशखबरी है। बीआईटी के बाद अब सिंदरी में आईआईटी आईएसएम के निर्माण को लेकर सर्वेक्षण मंगलवार से शुरू हो गया। खाद्य कारखाना के वित्तीय सलाहकार देवदास अधिकारी ने बताया कि आईआईटी आईएसएम धनबाद ब्रांच खोलने के लिए सिंदरी में पहल की गई है। आईआईटी आईएसएम धनबाद प्रशासन के लिए सिंदरी में 450 एकड़ जमीन की आवश्यकता है। केंद्र सरकार से हरी झंडी मिलने के बाद आईआईटी आईएसएम धनबाद प्रशासन ने जमीन के लिए सिंदरी में सर्वेक्षण शुरू किया। झारखंड में गणतंत्र दिवस पर कोहरा और ठंड से बढ़ेगी परेशानी। आज कैसा रहेगा मौसम?
झारखंड के मौसम में उतार चढ़ाव जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार अगले 4 से 5 दिनों तक न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी, जबकि 25 जनवरी से एक बार फिर से न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी आएगी। 26 जनवरी की सुबह में कोहरा और ठंड से लोगों को परेशानी हो सकती है। हालांकि दिन में आकाश में हल्का बादल छाए रहने और शाम में फिर तापमान में कमी आएगी। इस दौरान ठंडी हवा भी चल सकती है। पश्चिमी विक्षोभ और उत्तर भारत में बर्फबारी व बारिश के कारण मौसम में बदलाव संभव है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि 22 जनवरी को खासकर संथाल के इलाके में सुबह में घना कोहरा छाया रहेगा, जबकि 23 जनवरी को पूर्व भाग सहित संथाल व कोल्हान में सुबह से घना कोहरा व आकाश में हल्के बादल छाए रहेंगे। उन्होंने बताया कि शहरी क्षेत्र के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्र में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी देखी जा सकती है। मौसम के उतार चढ़ाव में राजधानी रांची का अधिकतम और न्यूनतम तापमान में मंगलवार को वृद्धि देखी गई। अधिकतम तापमान में जहां 0.8 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी रही, वहीं न्यूनतम तापमान में 24 घंटे में 2.4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी रही। मंगलवार को रांची का अधिकतम तापमान 26.6 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 13.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मंगलवार को राज्य में सबसे कम तापमान गुमला में 7.8 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने मौसम में हो रहे बदलाव को लेकर लोगों को सचेत रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि तापमान में उतार चढ़ाव से लोग परेशान हो सकते हैं। इससे खांसी, सर्दी व बुखार की समस्या हो सकती है। ऐसे में एहतियात बरतने की जरूरत है। खानपान में संयमित रखें। धनबाद में कुंवर सिंह की प्रतिमा का हुआ भव्य अनावरण। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक बाबू वीर कुंवर सिंह की प्रतिमा का अनावरण मंगलवार को वीर कुंवर सिंह नगर के मुख्य द्वार पर मंगलवार को किया गया। मुख्य अतिथि पूर्व सांसद पीएन सिंह ने कहा कि स्वतंत्रता प्रेमी बाबू कुंवर सिंह कुशल सेना नायक थे। उनको 80 वर्ष की उम्र में भी लड़ने तथा विजय हासिल करने के लिए जाना जाता है। आज के युवाओं को उनसे प्रेरणा लेने की जरूरत है। किसी भी काम में उम्र आड़े नहीं आती। आपके अंदर काम करने की जज्बात होनी चाहिए। 80 वर्ष की उम्र में अंग्रेजों से लड़ने का हौसला हर किसी को नहीं हो सकता। इलाज के दौरान नवजात की मौत होने पर शव छोड़ भागे परिजन। शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के गायनी विभाग में महिला ने बच्चे को जन्म दिया। वह विभिन्न बीमारियों से ग्रसित था। इलाज के लिए उसे एसआईसीयू में भर्ती किया गया था। इस बीच उसकी मौत हो गई। इसकी जानकारी मिलने पर महिला व उसके परिजन नवजात के शव को अस्पताल में ही छोड़कर भाग गए। यह मामला एसएनएमएमसीएच में चर्चा का विषय बना हुआ है। अस्पताल सूत्रों के अनुसार बिहार के बांका जिला के कटोरिया निवासी रामदेव दास की पत्नी रीता कुमारी को प्रसव पीड़ा शुरू होने के बाद रविवार की सुबह एसएनएमएमसीएच के गायनी विभाग में भर्ती कराया गया था। अत्यधिक पीड़ा को देखते हुए चिकित्सकों ने रविवार की रात महिला का ऑपरेशन किया। उसने एक बच्चे को जन्म दिया। विभिन्न तरह की समस्या को देखते हुए नवजात को अस्पताल के एसआईसीयू में भर्ती कराया गया, जहां कुछ घंटे इलाज के दौरान नवजात की मौत हो गई। इसकी जानकारी परिजनों को मिलते ही मरीज को साथ लेकर सभी भाग गए। मृतक नवजात के शव को फिलहाल अस्पताल के मोर्चरी में रखा गया है। अस्पताल प्रबंधन ने परिजनों द्वारा नवजात के शव को छोड़ भाग जाने की जानकारी सरायढेला पुलिस को दे दी है। मृतक नवजात के परिजनों से लगातार संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा है। अस्पताल प्रबंधन के अनुसार मरीज के मोबाइल नंबर पर कई बार संपर्क करने का प्रयास किया गया है, लेकिन दूसरी ओर से कोई जवाब नहीं मिल रहा है। पुलिस भी अपनी ओर से परिजनों से संपर्क करने में जुटी हुई है। अगले 2 दिन तक अस्पताल प्रबंधन और पुलिस परिजनों का इंतजार करेगी। इसके बावजूद परिजन नहीं पहुँचे तो नवजात के शव का अंतिम संस्कार किया जाएगा। संवेदकों को व्यवस्था पर है पूरा भरोसा। काम करने के लिए मिल ही जाएगा एक्सटेंशन। नगर निगम का हर साल करोड़ों का टेंडर निकलता है। टेंडर निकलने, सीएस बनने, कार्य आवंटन को लेकर नगर निगम के अधिकारियों में आपाधापी मची रहती है। इसके पीछे का कारण जनता सब जानती है। कार्य आवंटन के बाद नगर निगम के अधिकारी सुस्त हो जाते हैं, लिहाजा कई योजनाओं को एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन मिल रही है। दूसरी ओर योजनाएं पूर्ण तो हो चुकी है, लेकिन कुछ न कुछ तकनीकी कारणों से अब तक शुभारंभ नहीं हो पाया है। लापरवाह ड्राइविंग ने साल भर में छीन ली 210 जिंदगियां।
परिवहन विभाग व यातायात पुलिस की ओर से लगातार मुहिम चलाने के बाद भी लोग ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। इस कारण धनबाद जिले में साल 2024 में अलग अलग सड़क हादसों में 210 लोगों की मौत हो गई है। किसी ने अपने परिवार का मुखिया खोया तो किसी ने इकलौता बेटा, किसी मासूम के सिर से माता पिता का साया उठ गया। जिले में सड़क दुर्घटना के आंकड़े देखें तो साल भर में विभिन्न सड़क दुर्घटनाओं में 210 जिंदगियां छीन ली हैं। वहीं 115 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। सड़क दुर्घटनाओं में जनवरी में 23, फरवरी में 26, मार्च में 17, अप्रैल में 16, मई में 20, जून में 21, जुलाई में 18, अगस्त में 10, सितंबर में 18, अक्टूबर में 11, नवंबर में 10 व दिसंबर में 20 लोगों की जान गई। जिले में यातायात पुलिस लगातार जागरूक अभियान के साथ जांच अभियान भी चलाती है, मगर इसका फायदा नहीं दिख रहा है। अब भी बड़ी संख्या में लोग बिना हेलमेट के बाइक स्कूटी चला रहे हैं। कई ऐसे लोग भी हैं जो बिना ड्राइवरी लाइसेंस गाड़ियां चला रहे हैं। इसे लेकर परिवहन विभाग भी जांच अभियान चलाता है। इधर 1 जनवरी 2025 से राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह भी बनाया जा रहा है। सड़क दुर्घटना मामले में पिछले 1 साल में 348 सड़क दुर्घटनाएं घटी हैं। इसमें फरवरी माह में सबसे अधिक 42 सड़क हादसे हुए हैं, जबकि जनवरी में 36, मार्च में 28, अप्रैल में 31, मई में 28, जून में 32, जुलाई में 30, अगस्त में 21, सितंबर में 28, अक्टूबर में 21, नवंबर में 20 व दिसंबर में 31 सड़क हादसे हुए हैं। जिले में सड़क दुर्घटना में जनवरी में 9, फरवरी में 12, मार्च में 9, अप्रैल में 10, मई में 5, जून में 11, जुलाई में 11, अगस्त में 11, दिसंबर में 10, अक्टूबर में 10, नवंबर में 9 और दिसंबर में 8 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। जोड़ा फाटक रोड लोक आनंद अपार्टमेंट से 6 साइबर अपराधी गिरफ्तार। धनबाद साइबर पुलिस ने लोन के नाम पर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय साइबर अपराधियों के गिरोह का खुलासा किया है। मंगलवार को बैंक मोड़ थाना क्षेत्र के जोड़ा फाटक स्थित लोकनंद अपार्टमेंट से 6 साइबर अपराधियों को पकड़ा गया है। इसमें 3 तमिलनाडु, 1 महाराष्ट्र, 1 सिंदरी व 1 झरिया के हैं। साइबर पुलिस को सूचना मिली थी कि साइबर अपराधियों का एक गिरोह लोकनंद अपार्टमेंट के कमरा नंबर 303 पर अपना ठिकाना बनाए हुए है और लोगों को ऑनलाइन ऋण की पेशकश कर अपना शिकार बना रहा है। फिलहाल सभी गिरफ्तार आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस गिरोह के अन्य सदस्य व उनके द्वारा की गई ठगी के मामले की भी जानकारी जुटा रही है। हालांकि मामले में पुलिस कुछ भी बताने से कतरा रही है। जल्द ही मामले का प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले की जानकारी दी जाएगी। जानकारी के मुताबिक साइबर पुलिस ने प्रतिबिंब ऐप के जरिए अपराधियों का पता लगाया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी अपार्टमेंट में अपना ठिकाना बनाकर ऑनलाइन लोन की पेशकश कर लोगों को ठग रहे थे। इसकी सूचना पर साइबर पुलिस ने छापेमारी कर अपराधियों को पकड़ा। उनके पास से पुलिस ने 1 दर्जन मोबाइल फोन, कई सिम कार्ड समेत लोन से संबंधित अन्य दस्तावेज भी जब्त किए हैं। साथ ही ठगी से संबंधित जानकारियों से भरी डायरी भी बरामद हुई है। 5,000 रुपए घूस के मामले में धनबाद रेल मंडल के वेलफेयर इंस्पेक्टर को 3 वर्ष कैद। धनबाद सीबीआई की विशेष न्यायाधीश राकेश कुमार की अदालत ने मंगलवार को रिश्वतखोरी के एक मामले का फैसला सुनाया। अदालत ने धनबाद मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय स्थित डिविजनल पर्सनल ऑफिसर कार्यालय के वेलफेयर सुपरिटेंडेंट सह वेलफेयर इंस्पेक्टर राजकुमार शाह को अदालत ने दोषी करार देते हुए 3 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई। आरोपी के खिलाफ 5,000 रुपए रिश्वत लेने का आरोप था। सीबीआई के विशेष अभियोजक कुंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि अदालत ने अभियुक्त राजकुमार को भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 7 में दोषी करार देते हुए 3 वर्ष कठोर कारावास व 25,000 रुपए का आर्थिक जुर्माना की सजा सुनाई है। अदालत ने सजायाफ्ता को झारखंड हाईकोर्ट में क्रिमिनल अपील दायर करने के लिए आशंका लिंक जमानत दे दी। अभियुक्त के खिलाफ मंजर आलम नामक व्यक्ति द्वारा सीबीआई के समक्ष आरोप लगाया गया था कि उसके पिता की मृत्यु के बाद अनुकंपा के आधार पर रेलवे में उसे नौकरी मिलनी थी। आरोपी राजकुमार शाह उसके कागज के प्रोसेसिंग के एवज में 5,000 रुपए रिश्वत की मांग की थी। सीबीआई आरोपी को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। मुगमा में फिर फटी राइजिंग पाइप, कल प्रभावित रहेगी जलापूर्ति। मुगमा के कालामाटी में धनबाद जलापूर्ति की पाइपलाइन फिर से फट गई है। इसके कारण धनबाद में जलापूर्ति फिर से प्रभावित होने वाली है। 19 जनवरी को मुगमा में पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई थी। इसकी मरम्मत 20 जनवरी को की गई थी। इसके कारण मंगलवार को जलापूर्ति प्रभावित रही। 19 में से 8 जल मीनार में पानी की सप्लाई नहीं की गई है। कॉलोनी के जल मीनार से जलापूर्ति नहीं होने से करीब 2 लाख से अधिक की आबादी प्रभावित हुई। सप्लाई का पानी नहीं आने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा।
पड़ा। सुबह से शाम तक लोग पानी आने का इंतजार कर रहे थे। वहीं घर की जरूरी काम करने के लिए लोगों को टैंकर व बोतल बंद पानी मंगाना पड़ा। वहीं अनेक लोगों को चापाकलों का सहारा लेना पड़ा। 8वीं 9वीं की परीक्षा की तैयारी पूरी, मैट्रिक इंटर में पेंच। झारखंड एकेडमिक काउंसिल में अध्यक्ष उपाध्यक्ष का पद रिक्त है। जैक में सभी गोपनीय कार्य करने का अधिकार अध्यक्ष को है। ऐसे में प्रस्तावित बोर्ड परीक्षा को लेकर संशय की स्थिति बन गई है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल में कक्षा 8वीं से लेकर मैट्रिक इंटर की बोर्ड की परीक्षा की तिथि पहले से घोषित कर दी गई है। कक्षा 8वीं बोर्ड की परीक्षा 28 जनवरी को, जबकि 9वीं बोर्ड की परीक्षा 29 व 30 जनवरी को प्रस्तावित है। कक्षा 8वीं व 9वीं परीक्षा को लेकर जैक की तैयारी पूरी हो गई है। परीक्षा को लेकर प्रश्न पत्र छपाई व उठाव संबंधित कार्य को लेकर पूर्व अध्यक्ष द्वारा दिशा निर्देश जारी कर दिया गया था। ऐसे में सरकार से परीक्षा को लेकर जैक को दिशा निर्देश प्राप्त होता है तो परीक्षा ली जा सकती है। वहीं मैट्रिक इंटर की परीक्षा 11 फरवरी से प्रस्तावित है। जैक अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होने से मैट्रिक इंटर की परीक्षा तय समय पर लेने में परेशानी हो सकती है। जैक अधिनियम के अनुरूप परीक्षा संबंधित गोपनीय कार्य का अधिकार अध्यक्ष को ही है। वर्ष 2021 में अध्यक्ष की नियुक्ति 4 माह विलम्ब से हुई थी। वर्ष 2021 में मैट्रिक इंटर की परीक्षा 2 चरणों में होनी थी, पर अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होने के कारण जनवरी में होने वाली परीक्षा नहीं हो पाई थी। दोनों चरणों की परीक्षा एक साथ ली गई थी। तो ये थी झारखंड की अब तक की बड़ी खबरें। ऐसे ही झारखंड की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल झारखंड न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर वीडियो का अपडेट आप तक पहुंच सके।